फिजिक्स में हम मैटर, एनर्जी और उनके दरमियान म्यूचुअल इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। चाहे कोई भी फील्ड हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जियोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, आर्किटेक्चर हो, इन सब में फिजिक्स इन्वॉल्व होता है। फिजिक्स के 5 ब्रॉड एरियाज है: क्लासिकल मैकेनिक्स, एनर्जी एंड थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक क्लासिकल फिजिक्स से है, और क्लासिकल फिजिक्स का बानी ये आइजैक न्यूटन था। क्लासिकल मैकेनिक्स की बुनियाद ये न्यूटन की 2 लॉज पर है। पहली लॉ है F इज इक्वल टू ma, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फोर्स इज सिंपली अ पुश और पुल, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया एंड इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। और एक्सेलरेशन का मतलब है कि कितनी तेजी के साथ आपकी वेलोसिटी चेंज होती है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये फोर्स आपको ये बताता है कि उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन क्या होगी। जब किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन मालूम होगी तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी खास टाइम में वो ऑब्जेक्ट स्पेस में कहाँ पर मौजूद होगा। इस फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन के जरिए मैं ये मालूम कर सकता हूँ कि एक बॉल कहाँ तक जाएगा और इसकी पोजीशन कहाँ पर होगी। क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन की दूसरी अहम लॉ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें हेवनली बॉडीज के मोशन और उनके ऑर्बिट्स के बारे में बताता है, यानी किस तरह मून अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट करता है और किस तरह स्टार्स के इर्द गिर्द प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब है कि 2 मैसिव ऑब्जेक्ट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी मासेस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और उनके दरमियान डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर उन ऑब्जेक्ट्स की मासेस ज्यादा है तो उनके दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और अगर उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है तो उनके दरमियान अट्रैक्शन कम होगा। क्लासिकल मैकेनिक्स के डिस्कवर होने के बाद फिजिक्स में एनर्जी का कंसेप्ट आया। एनर्जी सिंपली काम करने की सलाहियत को कहते हैं, द एबिलिटी टू डू वर्क। Energy is not a vector quantity like force and momentum, it is just a number. Energy is closely related to work. Work is force time distance traveled. Energy is a measure of how much work you can do, while work is the transfer of energy from one form to another. Energy is equal to half mass product velocity squared. इसका मतलब है कि जब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होगी तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी का ताल्लुक ज़्यादातर स्पीड से है। एक ऑब्जेक्ट की एनर्जी में मास के कंपैरिजन में वेलोसिटी का रोल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके कार की स्पीड 80 माइल्स पर आवर से कम होकर 60 माइल पर आवर तक आ जाता है तो आपके कार की एनर्जी 50% डिक्रीज होती है। इसी तरह अगर आपके कार की स्पीड 20 माइल पर आवर है तो एक्सीडेंट के दौरान आपके बच जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब आपके हाथ से फोन गिर जाता है तो आपका फोन डैमेज होता है। ऐसा क्यों होता है? फोन को डैमेज करने के लिए ये एनर्जी कहाँ से आता है? जब फोन आपके हाथ में होता है तो इस फोन में पोटेंशियल एनर्जी होता है जो कि पोजीशन की वजह से इस फोन में स्टोर होता है। लेकिन जब ये फोन आपसे गिर जाता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है और इस तरह ये फोन डैमेज होता है। इसका मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। एनर्जी के बारे में सबसे अहम कंसेप्ट ये है कि ये ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। जब हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं तो ये खुद हमको थर्मोडायनामिक्स की तरफ लीड करते हैं, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में हम एक सिस्टम की हीट, एनर्जी और वर्क को स्टडी करते हैं। थर्मोडायनामिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्लो ऑफ हीट और एनर्जी है। जब आप एक मूविंग कार में ब्रेक लगाते हो तो वो कार स्टॉप हो जाता है और उस कार की काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है। ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ चला गया? क्या ये कार में स्टोर है? तो इसका जवाब है कि नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में चेंज हुआ है। जब आपने ब्रेक मारा तो जमीन और कार के दरमियान फ्रैक्शन पैदा हुआ और उस फ्रैक्शन की वजह से सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल उसमें वाइब्रेशन ज्यादा पैदा हुआ, जिसकी वजह से सराउंड एयर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर एक सिस्टम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, जबकि थर्मल एनर्जी एक सिस्टम के एटम्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी है। थर्मोडायनामिक्स में दूसरा अहम कंसेप्ट एंट्रोपी है। एंट्रोपी का मतलब है डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम और द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टम। फर्ज कीजिए कि आपके हाथ में आपका फोन है या आपके हाथ में एक कप है। जब तक ये कप, ये फोन आपके हाथ में है तो आप इसको फोन या कप कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके इंफॉर्मेशन नोन है, इसलिए
लेकिन जब ये कप और ये पून आपसे गिर जाता है तो उस टूटी हुई कप को फिर आप कप नहीं कह सकते, क्योंकि उस सिस्टम के इंफॉर्मेशन ये ख़त्म हो जाते हैं, ये डिक्रीज हो जाते हैं और डिसऑर्डर इंक्रीज हो जाता है। तो इसी को कहते हैं एंट्रोपी, यानी इंक्रीज एंड डिसऑर्डर। जब बिग बैंग के जरिए इस कायनात का आगाज हुआ तो उस वक्त डिसऑर्डर या इंफॉर्मेशन ये बहुत ज़्यादा कम थे, क्योंकि उस वक्त सिर्फ क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा मौजूद था और इस क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा से एटम बन गए और बाद में स्टार प्लेनेटरी सिस्टम बन गए। प्लेनेटरी सिस्टम में हमारा सोलर सिस्टम भी बन गया और हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ भी बन गया। अर्थ पर फिर इंसान रहने लगे। पहले इंसान कम थे, अब इंसान बहुत ज़्यादा हो गए, यानी इंफॉर्मेशन अब इंक्रीज हो चुकी है, डिसऑर्डर इंक्रीज हो चुका है। ये कायनात जब पहले दिन से शुरू हो चुका था तो अब तक इसमें डिसऑर्डर इंफॉर्मेशन ये इंक्रीज हो जाते हैं। थर्मोडायनामिक के दूसरे लॉ के मुताबिक एक आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी कैन नेवर डिक्रीज, यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी ये हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। फर्ज कीजिए कि जब आप कोल्ड वाटर के साथ हॉट वाटर मिक्स करते हो तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो कोल्ड वाटर है उसका टेम्परेचर मज़ीद कम हो और जो हॉट वाटर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो। कि इस सूरत में भी एनर्जी कंजर्वेशन होती है। कोल्ड वाटर की थर्मल एनर्जी जो डिक्रीज होती है वो हमें हॉट वाटर की थर्मल एनर्जी की इंक्रीज की शक्ल में मिलती है और इस तरह एनर्जी कंजर्वेशन होता है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये थर्मोडायनामिक के सेकंड लॉ के खिलाफ है जो कहता है कि एंट्रोपी एक आइसोलेटेड सिस्टम की हमेशा इंक्रीज होगी। इस कायनात में एंट्रोपी इंक्रीज होता है जिसकी वजह से हमें सिर्फ एक एरो ऑफ टाइम मिलता है और उसको फॉरवर्ड एरो ऑफ टाइम कहा जाता है। यानी अगर एंट्रोपी डिक्रीज होता तो शायद हमें बैकवर्ड एरो ऑफ टाइम भी मिल सकता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल। ऑब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर्टी होती है और वह प्रॉपर्टी चार्ज है, और चार्ज दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उसमें प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जब एक ऑब्जेक्ट में स्टैटिक चार्ज होता है तो ये सिर्फ दूसरे ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करता है, और जब एक स्टैटिक मैग्नेट में चार्ज होता है तो ये सिर्फ दूसरे मैग्नेट को अफेक्ट करता है। लेकिन जब एक चार्ज हरकत करता है तो ये मैग्नेट भी अफेक्ट करता है, और इसी तरह जब एक मैग्नेट हरकत करता है तो ये चार्ज को भी अफेक्ट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बुनियाद मैक्सवेल के 4 इक्वेशन पर रखी गई है। फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक if there is an electric charge there will be electric field lines। सेकंड इक्वेशन के मुताबिक एक मैग्नेट में 2 मैग्नेटिक लाइंस होते हैं, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड। इसका मतलब यह है कि एक मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, यानी इस कायनात में मोनोपोल्स मुमकिन नहीं है। मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन के मुताबिक if you move a magnet then there will be electric field created, और इस प्रिंसिपल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। फोर्थ इक्वेशन के मुताबिक मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स। आइंस्टाइन ने 1905 में रिलेटिविटी की बुनियाद रखी। आइंस्टाइन ने एक पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था कि ऑन द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। रिलेटिविटी 2 किस्म की थ्योरीज पे मुश्तमिल है, एक को द स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी कहा जाता है जबकि दूसरी को द जनरल रिलेटिविटी थ्योरी कहा जाता है। द स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट ये हमेशा कांस्टेंट होगा और लॉज ऑफ फिजिक्स ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होंगे। फर्ज कीजिए कि आप एक ऐसे ट्रेन में जा रहे हो जो कि स्पीड ऑफ लाइट के मुताबिक ट्रेवल कर रहा है। उस ट्रेन में 2 दरवाजे हैं जो कि एक बटन के जरिए से ओपन होते हैं। जब आपने दरवाज़ा ओपन होने के लिए बटन ऑन किया तो ट्रेन के अंदर जितने भी लोग हैं वो ये देखेंगे कि दोनों दरवाजे सेम टाइम पे ओपन हो जाते हैं। लेकिन जब एक शख्स ट्रेन से बाहर खड़ा है और वो ये एक्सपेरिमेंट देखेगा तो उसको ये महसूस होगा कि जो फॉरवर्ड का दरवाज़ा है वो पहले खुल जाता है और जो बैकवर्ड का दरवाज़ा है वो बाद में खुल जाता है, क्योंकि इस केस में प्लेटफॉर्म पे खड़े शख्स का फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता है। इसलिए फिजिक्स के सारे लॉज ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होंगे। स्पेशल रिलेटिविटी के मुताबिक जब आप स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करेंगे तो आपका लेंथ कंट्रैक्ट होगा जबकि टाइम आपके लिए डायलेट हो जाएगा। 1905 में आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी प्रपोज की, जबकि 1915 में यानी स्पेशल रिलेटिविटी के 10 साल बाद आइंस्टाइन ने अपनी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी पेश की। आइंस्टाइन के थॉट्स के मुताबिक आप ऐसा फर्ज कीजिए कि आप एक स्पेसशिप में मौजूद है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ फ्लाई कर रहा है।
जब आपने इस एक्सेलरेशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक टॉर्च ऑन किया तो आप ये देखोगे कि इस टॉर्च की जो लाइट है वो उसकी पैथ बेंट होगी। आइंस्टाइन ने यहाँ पे कंक्लूड किया कि लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है, तो यहाँ पर इस लाइट का पैथ बेंट क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि हकीकत में लाइट का पैथ बेंट नहीं है बल्कि स्पेस बेंट है। और यहाँ से आइंस्टाइन ने कंक्लूड किया कि मास या एनर्जी की मौजूदगी में स्पेस में एक बेंड पैदा होता है जिससे ग्रेविटी पैदा होती है। न्यूटन के मुताबिक ग्रेविटी एक फोर्स था, लेकिन आइंस्टाइन के नज़दीक ग्रेविटी फोर्स नहीं है बल्कि मास या एनर्जी की मौजूदगी में स्पेस टाइम में एक बेंड पैदा होता है, एक कर्व पैदा होता है और उससे ग्रेविटी पैदा होती है। क्वांटम मैकेनिक्स का आगाज ये मैक्स प्लैंक ने 1900 में किया था, जब मैक्स प्लैंक ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी कर रहा था। क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो एनर्जी इमिट करती है वो कंटिन्यूस होती है। तो क्लासिकल फिजिक्स के लॉज के मुताबिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन की ये एनर्जी इनफाइनाइट होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एनर्जी ये इनफाइनाइट नहीं होती बल्कि फाइनाइट होती है। तो यहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गया और एक नई थ्योरी की बुनियाद रखी गई जो कि मैक्स प्लैंक ने रखी और उसको प्लैंक थ्योरी कहा जाता है। प्लैंक थ्योरी के मुताबिक ब्लैक बॉडी जो एनर्जी एमिट करती है, रेडिएट करती है, वो कंटिन्यूस नहीं होती बल्कि डिसकंटिन्यूस होती है और स्मॉल पॉकेट के फॉर्म में होते हैं जिसको क्वांटा कहा जाता है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बाद आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किया। जब एक मैटर सरफेस पे रेडिएशन स्ट्राइक करते हैं तो ये रेडिएशन उस मैटर सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं। आइंस्टाइन ने उन रेडिएशन के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को फोटॉन कहा, यानी फोटॉन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक क्वांटा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद कैम्पटन स्कैटरिंग डिस्कवर हुआ। जब इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सरे स्ट्राइक करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन उन एक्सरे की वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, यानी वो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाता है और इसको कहते हैं कैम्पटन स्कैटरिंग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कैम्पटन स्कैटरिंग में जो रेडिएशन यूज हुए थे क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक वो तो वेव थे ही, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने पार्टिकल बिहेवियर भी शो किया। अब एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की जरूरत थी जो ये साबित करे कि इलेक्ट्रॉन ये वेव होते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कंस्ट्रक्शन में 2 स्लिट्स थे और उस स्लिट के फ्रंट साइड पे एक स्क्रीन था जिसके जरिए से इलेक्ट्रॉन की स्ट्राइकिंग ये क्लियर देखी जा सकती थी। जब इलेक्ट्रॉन उन 2 स्लिट से पास हुए और स्क्रीन पे उन्होंने स्ट्राइक किया तो बैंड्स के बजाय उन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न जाहिर किया। यहाँ से ये बात साबित हो गई कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव भी है। अब अगर रेडिएशन पार्टिकल है तो जो मटेरियल पार्टिकल है वो भी तो वेव की तरह बिहेव करे और इसको कहा जाता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बाद एक वेव फंक्शन की जरूरत थी और वो वेव फंक्शन श्रोडिंगर ने श्रोडिंगर इक्वेशन की शक्ल में प्रोवाइड किया, यानी श्रोडिंगर इक्वेशन एक क्वांटम सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। क्वांटम थ्योरी एक वियर्ड और बिजार्ड थ्योरी है। बोहर के मुताबिक जब तक हम एक क्वांटम सिस्टम को मैयर नहीं करते तब तक वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बोहर के इस कंसेप्ट के मुताबिक श्रोडिंगर ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो कि श्रोडिंगर कैट के नाम से फेमस है। श्रोडिंगर ने ऐसा सपोज किया कि एक सील्ड बॉक्स है जिसमें एक कैट मौजूद है और कैट के साथ साथ एक रेडिएक्टिव सोर्स है। 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो रेडिएक्टिव सोर्स रेडिएशन खारिज करे और 50% प्रोबेबिलिटी ये भी है कि वो रेडिएशन खारिज ना करे। अब बॉक्स तो सील है, जब तक आप बॉक्स को ओपन नहीं करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि आया ये कैट जिंदा है या मरा हुआ है, लेकिन बॉक्स ओपन करने से पहले ये दोनों हालत में मौजूद है। तो श्रोडिंगर ने बोहर से ये कहा कि ये कैसा हो सकता है कि एक सिस्टम दोनों हालत में मौजूद हो। आइंस्टाइन ने बोहर के मुकाबले में ईपीआर पैराडॉक्स पेश की। आइंस्टाइन के मुताबिक एक क्वांटम सिस्टम ये वेव फंक्शन के जरिए मुकम्मल तौर पर बयान नहीं किया जा सकता, इसलिए वेव फंक्शन के अलावा कुछ और वेरिएबल भी हो सकते हैं जैसा कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ईटीसी। लेकिन बोहर का मुकम्मल तौर पर ये यकीन था कि एक क्वांटम सिस्टम के लिए सिर्फ एक वेव फंक्शन मुकम्मल स्टोरी हो सकती है और मुकम्मल तौर पर ये वेव फंक्शन हमें एक क्वांटम सिस्टम डिस्क्राइब कर सकता है। आप ऐसा फर्ज कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पाकिस्तान में मौजूद है जो कि स्पिन अप है, आपने मैयर किया। इसका दूसरा एंटी पार्टिकल ये अमेरिका में मौजूद है। जैसे ही आपने पाकिस्तान में इस इलेक्ट्रॉन को मैयर किया तो डेफिनेटली अमेरिका में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी प्रॉपर्टीज आपको मालूम होगी। यानी जब आप एक क्वांटम सिस्टम को मैयर करोगे तो उस दूसरे क्वांटम सिस्टम की प्रॉपर्टीज वो खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी और इसको कहा जाता है क्वांटम एंटेंजलमेंट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।